everyone, I am Madhu and I study in class 10th. So friends, in this video we are going to discuss all maths formulas of class 10th for term 2 एग्ज़ाम्स. सो हमारे टर्म 2 के एग्ज़ाम्स में मैथ्स के 7 चैप्टर्स आ रहे हैं और इन सभी 7 चैप्टर्स के फॉर्मूलाज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे. Because as you all know, formulas and theorems play a very important role in maths. अगर आपको सारे formulas और theorems अच्छे से याद हैं, उनको अप्लाई करना आता है, then you will not face any problem in maths. और मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी फॉर्मूलाज के 2-3 वीडियोस बना रखे हैं. मैंने क्लास 8 की भी सभी फॉर्मूलाज का वीडियो बनाया हुआ है, क्लास 9th के सारे फॉर्मूलाज का वीडियो बनाया है और अभी मैं क्लास 10th के सारे फॉर्मूलाज का वीडियो बना रही हूँ विच आर कमिंग इन आर टर्म 2 एग्जाम्स. ओके, एंड आई ऑल्सो सजेस्ट यू टू मेक अ स्पेशल डायरी फॉर ऑल द फॉर्मूलाज. अपने सारे फॉर्मूलाज के लिए, थ्योरम्स के लिए एक अलग से डायरी बनाओ जिसमें उन सभी को आप लिखोगे और क्लास वाइज जैसे जैसे हमारे फॉर्मूलाज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उस डायरी में आप सभी फॉर्मूलाज को ऐड ऑन करते हुए जाओ और उन्हें रिवाइज करते रहो. बार बार उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो सो दैट यू कैन अप्लाई दोज फॉर्मूलाज एज वेल. So if you are done with the formulas and all the theorems, then I assure you that you will not face any problem in maths. So हमने formulas के importance के बारे में डिस्कस कर लिया. So now without wasting our time, let's start the video. So सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे टर्म 2 के एग्जाम्स में कौन से चैप्टर्स हैं. So as we all know, this is the syllabus for maths for our term 2 एग्जाम्स. ये सारे चैप्टर्स हैं. First is chapter number 4 quadratic equations, then chapter 5 arithmetic progressions, then chapter 9 some applications of trigonometry, chapter 10 circles, chapter 11 construction, chapter 13 surface areas and volumes, and chapter 14 statistics. Okay, so chapter 4 में हमारे पास formulas हैं, तो इस chapter के formulas को हम पढ़ेंगे. Also chapter 5, चैप्टर 9 में कोई एज सच फॉर्मूलाज या फिर थ्योरम्स नहीं हैं, सो वी विल नॉट डिस्कस एनीथिंग रिलेटेड टू चैप्टर 9 बिकॉज वी डोंट हैव एनी फॉर्मूलाज एंड थ्योरम्स इन दिस चैप्टर. चैप्टर 10 में 2 थ्योरम्स हैं, सो चैप्टर 10 के भी हम डिस्कस करेंगे. चैप्टर 11 हमारा कंस्ट्रक्शन है, सो इन कंस्ट्रक्शन चैप्टर वी डू नॉट हैव एनी फॉर्मूला और थ्योरम, सो वी विल नॉट डिस्कस एनीथिंग इन चैप्टर 11 एज वेल. And we will discuss the formulas of chapter 13, chapter 14 and rest of the chapters. ठीक है, तो chapter 9 और chapter 11 में कुछ भी as such formulas नहीं है, तो इनको हम discuss नहीं करेंगे. Okay, so we have total 5 chapters left, chapter 4, 5, 10, 13 and 14. Okay, so one by one इन सभी chapters के formulas को हम discuss करेंगे and then we will be starting with our revision series as you all know. Okay, so let's start with the chapter 4 quadratic equations. So quadratic equations. So हमें पता है quadratic equation क्या होती है. A quadratic equation in the variable x is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो कितनी होती है, 2 होती है. तो अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल x है, ठीक है, वेरिएबल इज x, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी, देन ओनली दैट इक्वेशन विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और x तो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, और a b c ये क्या है, ये रियल नंबर्स हैं. ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. सो a b c हमारे रियल नंबर्स होते हैं और a 0 नहीं होना चाहिए. तो एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगी उसमें जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए. 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया, अगर मान लो ये a 0 हो गया तो ये 0 है तो ये x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके भी ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगी. और अगर ये पूरी टर्म 0 हो गई तो x स्क्वायर वाली तो टर्म ही खत्म हो जाएगी. x स्क्वायर वाली टर्म खत्म होगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए. तो अगर यहाँ पर 0 हो गया तो ये पूरा ही 0 बन जाएगा एंड देन दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो a 0 नहीं होना चाहिए जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है. ठीक है, तो
अब हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, उसके रूट्स निकालते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हम रूट्स निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने आएंगे, रूट्स भी 2 ही आते हैं। तो जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके हमें 2 सोल्यूशन मिलते हैं, मतलब एक्स की हमें 2 वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है। तो अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के भी 2 मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हमें पता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमारे सिलेबस में से रिड्यूस हो गया। सो 2 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन एंड द सेकंड वन इज़ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करके फिर हमारी एक्स की वैल्यू आ जाती है, हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं इक्वेशन के। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इस फॉर्मूला की हेल्प से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की वैल्यू निकालते हैं मतलब हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स की हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से, विच इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हमने जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे ये, तो उसमें भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, इन डिटेल डिस्कस किया था बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद आपके पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों सोल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। एक्स की दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो बी क्या है, बी जैसे कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में देख ही सकते हो, एक्स का जो कोएफिशिएंट है, मतलब एक्स वाली टर्म के साथ जो नंबर है दैट इज़ बी, ठीक है। तो -b प्लस माइनस फिर अंडर द रूट के अंदर क्या है, b स्क्वायर। सो ये x का कोएफिशिएंट b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी। ए क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। सो 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, 2 इंटू ए क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से आपके पास x की 2 वैल्यू आएंगी, मतलब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों सोल्यूशंस आ जाएंगे। प्रोवाइडेड b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसमें आप देख सकते हो कि ये वाला जो अंडर द रूट वाला ये जो पार्ट है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है रूट के अंदर, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और हमारे रूट्स जब ही निकल के आएंगे, जब ही हम सोल्यूशंस निकाल पाएंगे, तब जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। अगर इस रूट के अंदर की वैल्यू, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम आ जाएगी, तब हमारे रूट्स नहीं आएंगे, ठीक है, रियल रूट्स नहीं आएंगे उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। सो जब हम रूट्स निकाल रहे हैं, सोल्यूशंस निकाल रहे हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो उसमें ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है, उसकी वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वी विल नॉट गेट द सोल्यूशंस, ठीक है। अब तो ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को भी डिस्कस कर लिया। अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो अब देखो, ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि कैसे रूट्स आएंगे उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स आएंगे, वो इक्वल होंगे या दोनों अलग अलग होंगे या फिर कोई रूट्स नहीं आएंगे, ये डिपेंड करता है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पर, मतलब हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो पहले पॉइंट में लिखा है कि देयर विल बी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो अगर इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है, तब उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है 2 इक्वल रूट्स इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 ही आ गई, मतलब 0 की इक्वल आ गई, तब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स आएंगे, दे विल बी इक्वल रूट्स। तो सेम रूट्स आएंगे, मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो अगर पहला रूट 1/2 है, सो दूसरा रूट भी 1/2 ही होगा। सो वी विल गेट इक्वल रूट्स इफ द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। थर्ड पॉइंट है नो रियल रूट्स इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0।
और अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आ जाती है, मतलब नेगेटिव नंबर्स में आ रही है, देन वी विल नॉट गेट एनी रियल रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. So this depends on the value of discriminant, that how which type of roots we will get of that particular quadratic equation. ठीक है. सो ये हमारे चैप्टर 4 में यही 3 मेन पॉइंट्स हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एंड देन वी हैव द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड देन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट विच डिसाइड्स द रूट्स, कि कैसे हमारे रूट्स आएंगे. सो यही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए हैं, सो आप इसको नोट कर सकते हो इफ़ यू वांट. तो चैप्टर 4 हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 5 विच इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, पूरा डिटेल में हमने चैप्टर डिस्कस किया था. यहाँ पर इसके फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हैं. सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AP बोलते हैं, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर D टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. ठीक है. तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें जो नंबर्स हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, पहली टर्म में हम कोई एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो फिर हमें अगली टर्म मिलती है, फिर अगली टर्म में हम दोबारा वही फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो हमें उससे अगली टर्म मिलेगी, फिर उसमें हम वही फिक्स नंबर ऐड करेंगे तब हमें उससे अगली टर्म मिलेगी. तो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें हम एक फिक्स नंबर ऐड करते जाते हैं तो हमें अगली टर्म मिलती जाती है, अगला नंबर मिलता जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. क्यों? क्योंकि देखो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है और इन लिस्ट ऑफ नंबर्स में हर एक नंबर में मैंने एक फिक्स नंबर ऐड किया है तब जाके मुझे अगली टर्म मिली है. अब जैसे जब ये मेरी पहली टर्म क्या है 1 है, जब इसमें मैंने 2 ऐड किया तब जाके मुझे 3 मिला, फिर 3 में जब मैंने दोबारा 2 ऐड किया तो मुझे 5 मिला, फिर 5 में जब मैंने दोबारा 2 ऐड किया तब मुझे 7 मिला. तो मैंने इन सारी टर्म्स में एक फिक्स नंबर ऐड किया है तब जाके मुझे अगली टर्म मिली है, और वो फिक्स नंबर क्या है 2. मैंने सब में 2 ऐड किया है तब जाके हमें अगली टर्म मिल रही है. ठीक है. सो दिस इज़ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और यहाँ पर ये जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड करते जा रहे हैं. तो इस फिक्स नंबर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. ठीक है. ये हमने पढ़ा था कि जो फिक्स नंबर, जो इनके बीच का डिफरेंस होता है, जिस डिफरेंस कह लो या फिर आप देख सकते हो 3 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का ही डिफरेंस है. तो 1 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा. सो दिस फिक्स नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, द जनरल फॉर्म, और यू कैन से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D. तो A क्या है, A होती है पहली टर्म, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो पहली टर्म है, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 1 क्या है, 1 हमारी पहली टर्म है. सो A क्या है, पहली टर्म. सो A इज इक्वल टू 1. A प्लस D, तो जब हमें सेकेंड टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पहली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे. तो इसमें मैंने 2 ऐड किया, तो यहाँ पर ये जो कॉमन डिफरेंस है इट इज़ 2. ठीक है. सो ये जो नंबर हम ऐड करते हैं दैट इज़ कॉमन डिफरेंस. तो D की वैल्यू है 2. तो जब मैंने फर्स्ट टर्म में 2 ऐड किया तो मुझे सेकेंड टर्म मिली 3. फिर मुझे थर्ड टर्म चाहिए, तो उसमें मैं क्या करूँगी, A में 2D ऐड करूँगी. मतलब पहली टर्म में मेरे को 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि A में हमारी पहली टर्म तो 1 है. अब मुझे थर्ड टर्म चाहिए 5. वो कैसे मिलेगी, जब मैं 1 में 2 इंटू 2 ऐड करूँगी. तो 2 इंटू 2 होता है 4, 4 प्लस 1 होता है 5. तो मुझे थर्ड टर्म मिल जाएगी. तो मुझे 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे तीसरी टर्म मिलेगी. सो ये क्या है, ये हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म है. पहली टर्म होती है A, उससे अगली टर्म सेकेंड टर्म इज A प्लस D, थर्ड टर्म है A प्लस 2D, फोर्थ टर्म है A प्लस 3D एंड सो ऑन. ठीक है. सो दिस इज द जनरल फॉर्म. अब in an arithmetic progression with first term A and common difference D, the nth term is given by this formula. तो हमने जैसे चैप्टर में देखा था कि हम क्या करते हैं, हमें फर्स्ट टर्म गिवन होती है, कॉमन डिफरेंस गिवन होता है, और हम कोई भी nth टर्म कैलकुलेट करते हैं. nth टर्म मतलब
कोई भी पर्टिकुलर टर्म, जैसे मान लो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उसमें मुझे पता करना है कि 72 नंबर पे कौन सी टर्म है, सो दैट विल बी द nth टर्म, मतलब कौन से नंबर पे, उस पर्टिकुलर नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द nth टर्म। ठीक है, जैसे मुझे 20th टर्म निकालनी है या फिर 50th टर्म निकालनी है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज द nth टर्म। तो उसको हम इस फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो nth टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, an से। जैसे मुझे मान लो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 20th टर्म निकालनी कि 20 नंबर पे कौन सी टर्म होगी, ठीक है, तो उसको हम an से रिप्रेजेंट करेंगे। 20 नंबर पे जो टर्म होगी उसको हम an से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a है हमारी फर्स्ट टर्म जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म है, सो a प्लस n माइनस 1। n क्या है, n है नंबर ऑफ दैट टर्म, मतलब जोन सी टर्म आपको निकालनी है, जैसे 70th टर्म निकालनी है तो 70 है हमारी n की वैल्यू। ठीक है, जोन सी टर्म आप निकाल रहे हो, सो 70th टर्म निकालनी है तो 70 इज n की वैल्यू हो जाएगी 70, और 70 नंबर पे जो टर्म आएगी दैट विल बी द nth टर्म। ठीक है, सो n की वैल्यू है 70 क्योंकि हमें 70th टर्म निकालनी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो n की वैल्यू होगी जोन सी टर्म आपको निकालनी है माइनस वन इंटू डी। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। सो इस फॉर्मूला की हेल्प से आप कोई भी nth टर्म को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे इसका पहला फॉर्मूला मिल गया विच इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो इफ यू वांट। अब आगे मूव करते हैं, लेट्स सी विच मोर फॉर्मूलाज आर देयर इन दिस चैप्टर। सो द सेकंड फॉर्मूला विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो जैसे हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें पहली कुछ टर्म्स का सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। लेट्स से हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उस AP में मुझे पहली 15 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। सो हाउ आई विल कैलकुलेट, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2। n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे आपको पहली 15 टर्म्स का सम निकालना है तो 15 इज द वैल्यू ऑफ n, मतलब जितनी टर्म्स का आपको सम निकालना है तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स का आपको सम निकालना है वो होती है n। ठीक है, तो s विल बी इक्वल टू n बाई 2। सो n इज द नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a, a इज द फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, n बता ही दिया मैंने जितनी टर्म्स का आपको सम निकालना है, इंटू डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो पहली आपको जितनी भी टर्म्स का सम निकालना है फॉर कैलकुलेटिंग द सम यू हैव दिस फॉर्मूला। ओके, देन नेक्स्ट फॉर्मूला इज if L is the last term of the finite AP, say the nth term, then the sum of all the terms of the AP is given by this formula. तो मान लो हमारे पास एक फाइनाइट AP है। फाइनाइट AP मतलब फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें फाइनाइट टर्म्स हैं, मतलब इतनी टर्म्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट इनफाइनाइट पता ही है इसका बीच का डिफरेंस हमें। फाइनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो एंड तक चलेगा। ठीक है, विच वी कैन नॉट काउंट। सो फाइनाइट AP ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें जितनी टर्म्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, सो दैट इज फाइनाइट AP। ठीक है, तो एक फाइनाइट AP में मान लो L हमारी लास्ट टर्म है, तो उस फाइनाइट AP की जो लास्ट टर्म है लेट्स से दैट इज L। ठीक है, और वो nth टर्म है, मतलब वो जिस भी नंबर पे आ रही है, मतलब मान लो L हमारी लास्ट टर्म है और वो 70th नंबर पे आ रही है, सो 70 इज द nth टर्म, और L क्या है, हमारी लास्ट टर्म, मतलब लास्ट नंबर पे जो टर्म है दैट इज L, और वो जिस नंबर पे आ रही है दैट इज n। ठीक है, देन द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द AP इज गिवन बाय, और फिर हमें उस AP के सारे टर्म्स का सम निकालना है, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ AP इज इक्वल टू n बाई 2। n क्या है, n इज द nth टर्म, मतलब जो लास्ट वाली जो टर्म है वो जिस नंबर पे है दैट इज n। ठीक है, nth टर्म, उसको हम nth टर्म बोलेंगे, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ n। तो मान लो हमारे पास एक AP है और उसकी लास्ट टर्म है 10, और वो जो 10 हमारी लास्ट टर्म है वो 70th नंबर पे आ रही है, तो 70 n की वैल्यू है। n की वैल्यू क्या होगी, 70 होगी, क्योंकि जो लास्ट टर्म 10 है वो 70th नंबर पे आ रही है। सो n की वैल्यू होगी 70 डिवाइड बाई 2
इंटू ए प्लस एल। ए क्या है, ए होगी पहली टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, और एल क्या है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी। सो लास्ट टर्म क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, 10। सो एल की वैल्यू हो जाएगी 10। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन arithmetic progression, of a finite arithmetic progression. ठीक है, so these are two more formulas of this chapter. Okay, so I hope आपको ये सारे formulas clear हो गए हैं, आप इनको note कर सकते हो if you want. Now let's move on towards the next chapter which is सर्कल्स. सो सर्कल्स चैप्टर में हमारे पास कोई फॉर्मूलाज नहीं है. वी हैव दीज टू थ्योरम्स, ये दोनों थ्योरम्स हैं और इनके प्रूफ्स हैं. ठीक है, सो प्रूफ तो मैं ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुकी थी जब मैं चैप्टर समझा रही थी. सो हेयर वी विल ओनली डिस्कस द both theorems. So the theorem 10.1 is the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. तो हमने सर्कल्स चैप्टर में tangents के बारे में मेनली पढ़ा था. तो tangent क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है या फिर सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर सर्कल, ये हमारा सर्कल है विद द सेंटर O. ठीक है, इसका सेंटर है O और इस सर्कल के इस पॉइंट से ये टैंजेंट पास हो रही है. ठीक है, तो टैंजेंट सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी. तो ये टैंजेंट इस सर्कल को इस वाले पॉइंट पर टच कर रही है. तो जिस पॉइंट पर टैंजेंट सर्कल को टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. लेट्स से ये पॉइंट है P. ठीक है, तो थ्योरम है कि कोई भी जो टैंजेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के, जो कि उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ड्रॉ करेंगे. मतलब इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर सेंटर तक हम ये रेडियस ड्रॉ करें तो ये जो रेडियस है और ये जो टैंजेंट है ये परपेंडिकुलर है. मतलब परपेंडिकुलर मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है. सो द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. ये वाला जो एंगल है ये 90 होगा. तो जो रेडियस है और जो टैंजेंट है वो परपेंडिकुलर होते हैं, उनके बीच का एंगल 90 होता है. एक टैंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर हम रेडियस ड्रॉ करें तो वो रेडियस और टैंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं. दिस इज द थ्योरम 10.1. इसका प्रूफ हमने डिस्कस किया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे. सो यू कैन वॉच दैट प्रूफ. अगर आपको प्रूफ समझना है तो आप वीडियो देख सकते हो. सेकेंड थ्योरम ऑफ द चैप्टर इज द लेंथ्स ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. तो हमारी थ्योरम 10.2 है कि अगर एक सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर हम दो टैंजेंट्स ड्रॉ करें तो उन दोनों टैंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है. सो लेट्स से दिस इज आवर सर्कल विद द सेंटर O. ठीक है, और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट P. एक्सटर्नल पॉइंट मतलब जो सर्कल के बाहर है. तो इस पॉइंट P से अगर सर्कल पर मैं दो टैंजेंट्स को ड्रॉ करूं, दिस विल बी द फर्स्ट टैंजेंट. ठीक है, और दूसरी टैंजेंट होगी ये. तो ये दो टैंजेंट्स मैंने ड्रॉ कर दी. तो जिस पॉइंट पर ये इसको टच करेंगे वो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं. लेट्स से दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज R. ठीक है, तो अब ये दो जो टैंजेंट्स मैंने ड्रॉ की है PQ और PR, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी. तो एक सर्कल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पर मैं दो टैंजेंट्स को ड्रॉ करूं तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इस थ्योरम से हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट PQ इज इक्वल टू PR. PQ और PR की जो लेंथ है वो इक्वल होगी. सो ये दो थ्योरम्स हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स में. वेरी इजी. ठीक है, इनके प्रूफ को भी आप समझ सकते हो. इफ़ यू वांट टू यू कैन वॉच दैट वीडियो. ठीक है, सो दीज आर द टू थ्योरम्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. तो हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है कंस्ट्रक्शन, उसमें कोई ऐसे रूल्स या फिर थ्योरम्स नहीं है. सो वी विल नॉट डिस्कस दैट. नाउ वी विल डिस्कस द फॉर्मूलाज विच आर गिवन इन आवर चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. ओके, सो इस चैप्टर में हमारे ये सारे फॉर्मूलाज हैं. वी विल डिस्कस अबाउट द कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ दीज फिगर्स, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर. तो इन फिगर्स के कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दीज फॉर्मूलाज वन बाय वन. सो फर्स्ट फिगर इज क्यूब. तो क्यूब क्या होता है, क्यूब एक 3D फिगर होता है. ये सारे 3D फिगर्स हैं, ये सारे 3 डायमेंशनल फिगर हैं. 3 डायमेंशनल फिगर मतलब जिनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी होती है. ठीक है, सो क्यूब क्या होता है, क्यूब एक 3D फिगर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, सो दिस इज द शेप ऑफ अ क्यूब. ठीक है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसके 6 फेसेस होते हैं. ठीक है,
सो क्यूब के कर्व्ड सरफेस एरिया, अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। सो व्हाट इज कर्व्ड सरफेस और लैटरल सरफेस एरिया? ये मैंने आपको वीडियो जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि लैटरल सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया वो एरिया होता है, वो सरफेस एरिया होता है जिसमें हम सिर्फ उस फिगर की चारों साइड्स का एरिया निकालते हैं, लीविंग द टॉप एंड द बॉटम सरफेस। मतलब टॉप और बॉटम वाली सरफेस को छोड़ के जो बाकी की चार साइड्स हैं, बाकी की जो चार सरफेसेस हैं, उनका एरिया, दैट इज़ द lateral surface area or you can say curved surface area. for example this book, तो ये बुक क्या है? ये क्यूबॉइड की शेप की है, ठीक है? तो इसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, ठीक है? सो दिस इज अ क्यूबॉइड। तो अगर मुझे इस क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर lateral surface area निकालना है, सो व्हाट विल बी दैट? द एरिया ऑफ द 4 साइड्स लीविंग द टॉप एंड द बॉटम सरफेस। तो टॉप और बॉटम वाली सरफेस को छोड़ के ये जो बाकी की 4 साइड्स हैं, इनका एरिया, दैट इज द लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया में बस हम टॉप और बॉटम वाली सरफेस को छोड़ देते हैं और बाकी की सरफेसेस का एरिया निकालते हैं, ठीक है? सो एक क्यूब के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a², क्योंकि हमें पता है क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, 6 सरफेसेस होती हैं। सो ऊपर वाली और नीचे वाली सरफेस को हम छोड़ देंगे तो कितनी बची? 4 सरफेसेस बची, इसीलिए द फॉर्मूला इज 4a², ठीक है? और नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। टोटल सरफेस एरिया मतलब सारी सरफेसेस का एरिया, नाम से पता चल रहा है टोटल सरफेस, जितनी भी सरफेसेस हैं क्यूब में उन सभी का एरिया, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, ठीक है? सो द फॉर्मूला इज 6a²। नाउ द वॉल्यूम, सो द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज a³, क्योंकि हमें पता है कि इस क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो द फॉर्मूला विल बी a³, a इंटू a इंटू a, ठीक है? नेक्स्ट फिगर इज क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड भी एक 3D फिगर है, लेकिन क्यूबॉइड की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको बुक शो करी थी, ये क्यूबॉइड की शेप की है, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है, लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है, हाइट अलग है, ठीक है? सो इट इज़ अ क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड की शेप कैसी होती है? दिस। सो दिस इज द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है? तो एक क्यूबॉइड की लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। एच क्या होता है? एच इज द हाइट ऑफ द क्यूब। सो जो हाइट होगी दैट विल बी द एच। एल और बी क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ। सो 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है? नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है LBH, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको वॉल्यूम मिल जाएगी क्यूबॉइड की। अगला फिगर है सिलेंडर। तो क्यूबॉइड हमने देख लिया, सिलेंडर। तो सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर का एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, मतलब वो मतलब इस साइड से तो पूरा कर्व्ड होता है और ऊपर नीचे से 2 उसके फ्लैट बेसिस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस बॉटल। सो ये बॉटल क्या है? थोड़ी थोड़ी सिलेंडर की शेप का है, क्योंकि हम देख सकते हैं ये तो पूरा कर्व्ड है एरिया, ये वाली जो सरफेस है ये तो पूरी कर्व्ड है, लेकिन ऊपर और नीचे वाली जो सरफेस है वो फ्लैट होती है। तो ये ऊपर का जो सरफेस है और जो नीचे की सरफेस है वो फ्लैट होती है, सर्कल की शेप में होती है, ठीक है? सो दैट इज सिलेंडर। तो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब सिलेंडर में ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है, सिर्फ ये जो कर्व वाला पार्ट है, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे और सिर्फ इस कर्व्ड सरफेस एरिया का कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालेंगे। सो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πRH, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, टोटल सरफेस मतलब कर्व्ड सरफेस भी और ऊपर और नीचे वाली सरफेस भी, तो उसका फॉर्मूला है 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है? नाउ द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h। तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। नाउ लेट्स नेक्स्ट फिगर इज कोन। तो सिलेंडर हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट फिगर इज कोन। तो कोन कैसी शेप का होता है? कोन भी एक 3D फिगर है, लेकिन अंदर से वो हॉलो होता है, ठीक है? वो ऐसी शेप का होता है, अंदर से हॉलो होता है और ये ऊपर से ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है? सो दिस इज अ कोन। कोन की हाइट क्या होगी? तो ये जो सेंटर पॉइंट है
ये सेंटर पॉइंट से टॉप तक ये जो वर्टिकल है, इसको वर्टिकल लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, इसको हाइट बोलते हैं, ठीक है। और इस सेंटर से लेके यहाँ तक ये रेडियस होता है। और ये जो स्लांटिंग वाली हाइट होती है कोन की, मतलब ये जो स्लांटिंग सरफेस की हाइट होती है, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। सो कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये जो कर्व्ड वाला सरफेस होता है, इसका एरिया होगा पाई आर एल, मतलब पाई इंटू रेडियस इंटू एल। एल क्या है? स्लैंट हाइट, जो स्लांटिंग वाली हाइट है दैट इज स्लैंट हाइट, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई इंटू आर प्लस एल, पाई इंटू रेडियस प्लस स्लैंट हाइट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 इंटू एच इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। 1/3 इंटू पाई इंटू हाइट इंटू पाई को आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो एच के, इंटू हाइट इंटू रेडियस का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ठीक है। तो कोन के सारे फॉर्मूलाज हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट फिगर इज स्फीयर। तो स्फीयर क्या होता है? स्फीयर इज ऑफ दिस शेप। तो ये जो बॉल है ये एक स्फीयर के शेप की है, ठीक है। या आप जैसे हम जो ग्लोब होता है या जो हमारी अर्थ है दैट इज ऑल्सो द शेप ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। तो एक स्फीयर में कोई फ्लैट सरफेस नहीं होती, जितनी भी सरफेस होती है वो कर्व्ड ही होती है, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो एक स्फीयर की सारी सरफेस कर्व्ड होती है। सो इसीलिए स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो सेम है, विच इज़ 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर में सारी ही जो सरफेस है वो कर्व्ड ही होगी, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सेम है, विच इज़ 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। देन द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। सो फॉर वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर द फॉर्मूला इज 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब, ठीक है। अगला फिगर है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर क्या होता है? स्फीयर का हाफ। तो स्फीयर को बीच में से काट दो, आपको हेमिस्फीयर मिल जाएगा, ठीक है। सो हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर और उसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। सो हमने सारे फिगर्स के फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लिया। तो 9th में भी सेम यही फॉर्मूलाज थे, 9th क्लास में भी हमने इन्हीं फिगर्स के यही फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था। लेकिन 10th क्लास में क्या डिफरेंस है? अभी 10th क्लास में हमने और क्या पढ़ा है इस चैप्टर में? वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, मतलब हमने बहुत सारे 2-3 सॉलिड्स को कंबाइन करके जो कॉम्बिनेशन बनेगा उनका हमने एरिया निकाला है, टोटल सरफेस एरिया निकाला है और वॉल्यूम निकाला है, मतलब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड को पढ़ा है। 9th में तो हमने इन्हीं फिगर्स के इन्हीं फॉर्मूलाज को 1 बाय 1 डिस्कस किया था और उनकी एप्लीकेशन को सीखा था। 10th क्लास में भी यही सारे फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज तो सेम ही रहेंगे, लेकिन 10th क्लास में डिफरेंस क्या आया है कि हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा है। हमने 2-3 फिगर्स को हम क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन करने के बाद जो सॉलिड बनेगा उसका हमने कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट किया। सो दिस इज द डिफरेंस इन 10th क्लास, ओके। फॉर्मूलाज तो सेम ही रहेंगे, फॉर्मूलाज विल बी सेम इन 9th ऑल्सो, इन 10th ऑल्सो, ओके। सो आप इसको नोट कर सकते हो इफ यू वांट। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर एंड ऑल्सो द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर मैथ सिलेबस, विच इज चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। सो ये हमारे टर्म 2 सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। अब इसके फॉर्मूलाज को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सो द मीन विच इज़ एक्स बार ऑफ द डाटा इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो ये जो हमारा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है इसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा है? हमने मीन, मोड और मीडियन के बारे में पढ़ा है। सो वी हैव स्टडीड अबाउट कैलकुलेटिंग द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। तो हमने ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन और मोड निकालना सीखा है। 9th क्लास में हमने अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखा था, बट इन 10th क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कैलकुलेटिंग द मीन, मीडियन, मोड ऑफ ग्रुप डेटा। मतलब जब डेटा को हम ग्रुप कर देते हैं टेबल की फॉर्म में, क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में, तब उस ग्रुप डेटा का मीन, मीडियन, मोड हम कैसे निकालेंगे। सो दिस वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, ठीक है। सो फॉर कैलकुलेटिंग द मीन, तो सबसे पहले मीन की बात करते हैं। तो मीन अगर हमें ग्रुप डेटा का निकालना है तो हम उसको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। सो मीन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्स बार से। सो एक्स बार मतलब मीन, ठीक है। मीन होता क्या है? मीन इज द एवरेज, यू कैन से, मतलब जो भी डाटा है उसका एवरेज क्या होगा, दैट इज
मीन, ठीक है। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, बेसिकली अगर कोई हमारे पास अनग्रुप डेटा है तो उसका एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सारी ऑब्जर्वेशंस का सम करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही करते हैं हम एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, है ना। लेकिन जब हमारे पास अनग्रुप डेटा है तब तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं कि सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। लेकिन जब आपके पास डेटा ग्रुप्ड फॉर्म में गिवन है तब उसका मीन या एवरेज आप कैसे कैलकुलेट करोगे। सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ ग्रुप डेटा इज x बार इज इक्वल टू समीशन fi xi डिवाइडेड बाय समीशन fi। अब ये समीशन, ये सिंबल क्या है, ये होता है, ये सिंबल है ग्रीक लेटर, दिस इज अ ग्रीक लेटर और इसको हम सिग्मा या फिर समीशन बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ ग्रीक लेटर नोन एज सिग्मा और यू कैन से समीशन। मतलब क्या है इस लेटर का, इस लेटर का मतलब है ऐड करना, मतलब जो भी इसके आगे लिखा है उनको ऐड करना। तो यहाँ पर फॉर्मूला में हमें गिवन है समीशन fi xi, मतलब fi xi की वैल्यूज़ को ऐड कर दो। सो दैट इज समीशन, समीशन जिसके आगे लिखा है मतलब उसको ऐड करना हमें। तो समीशन fi xi मतलब fi xi की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय समीशन fi मतलब fi की जो वैल्यू है उन सभी को ऐड कर दो। सो दैट इज समीशन fi, दोनों को डिवाइड करके हमें मीन मिल जाएगा। अब ये fi xi क्या है, सो fi इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा, मतलब वो नंबर्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। सो fi इज़ द फ्रीक्वेंसी और xi क्या है, xi मतलब जो नंबर हैं, जो ऑब्जर्वेशन है उनको हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास सिंपल नंबर्स गिवन है तो उनको हम xi बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास नंबर्स क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है तो उन क्लास इंटरवल का हमें क्लास मार्क निकालना पड़ता है और उस क्लास मार्क को हम xi बोलते हैं, ठीक है। अब क्लास इंटरवल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक क्लास है और उसमें बच्चों ने टेस्ट दिया है और कुछ बच्चों के मार्क्स 10 से 20 के बीच में आए हैं, किसी के 20 से 30 के बीच में आए हैं। तो इस डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ बच्चों के मार्क्स 0 से 10 के बीच में आए हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स 10 से 20 के बीच में आए हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स 20 से 30 के बीच में आए हैं। तो डेटा को हमने यहाँ पर क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में लिखा है, ये क्लास इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, एक नंबर से दूसरे नंबर तक। तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम यहाँ पर काउंट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। तो जब हमें क्लास इंटरवल्स ऐसे गिवन होते हैं तो तब हम क्या करेंगे, इन क्लास इंटरवल्स के बीच की वैल्यू निकालते हैं, उसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। सो इन क्लास इंटरवल की जो बीच का नंबर होगा, जो बीच की वैल्यू होती है उसको क्लास मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। और ये क्लास मार्क हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्या करते हैं हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो एक क्लास इंटरवल में जो पहला नंबर है, जो छोटा नंबर होता है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। सो 0 + 10 कितना होता है, 10 होता है। 10 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, 5 होता है। तो इनके बीच का जो नंबर होगा, जो मिड वैल्यू होगी, दैट इज़ 5, ठीक है। तो ये तो हम देख के भी बता सकते हैं, 10 से 20 के बीच का नंबर क्या होगा, 15 होगा। 20 से 30 के बीच का नंबर क्या होगा, 25 होगा। तो ये जो बीच के नंबर्स हैं इनको क्लास मार्क बोलते हैं। और क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला ये है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। और अब ये जो क्लास मार्क हमने कैलकुलेट किया, ये जो बीच का नंबर हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज xi। तो xi की जो वैल्यू होती है दैट इज क्लास मार्क, जो बीच का नंबर आएगा, जो क्लास मार्क आएगा, दैट इज xi, ठीक है। तो हमें क्या करना है, fi इंटू xi, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है और जो xi है, मतलब जो क्लास मार्क है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी fi इंटू xi की, उनको ऐड कर दो। सो दैट विल बी समीशन इंटू समीशन fi xi डिवाइडेड बाय समीशन fi। तो समीशन fi मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, जितनी भी fi हैं, उनको ऐड कर दो। तो दोनों को डिवाइड करने के पास आपके पास पूरे डेटा का मीन आ जाएगा। तो इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप चैप्टर्स के वीडियोज़ को देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो हम फॉर्मूलाज को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टेकिंग आउट द मीन ऑफ ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा का मीन निकालने का ये फॉर्मूला है। और जो मीन में के फॉर्मूला में ये जो xi है ये क्लास मार्क के लिए होता है, ठीक है। और क्लास मार्क निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ द गिवन डेटा। तो मीन निकालना तो हमने सीख लिया। अब लेट्स डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द मोड ऑफ ग्रुप डेटा। तो मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो मोड होता क्या है,
तो मोड ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है, ऐसी वैल्यू होती है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। मतलब एक डेटा में ऐसी ऑब्जर्वेशन या ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, दैट ऑब्जर्वेशन इज़ द मोड ऑफ द डेटा। तो अब हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ ग्रुप डेटा, मतलब जब डेटा ग्रुप्ड है तब उसका मोड हम कैसे निकालेंगे। सो द फॉर्मूला फॉर दैट इज L प्लस in the bracket f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 ब्रैकेट क्लोज इनटू h। तो अब ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में जो L, f1, f0, f2 ये क्या है, सो इन सभी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो L क्या है, L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मोडाइल क्लास। सो मोडाइल क्लास की जो लोअर लिमिट है, अब मोडाइल क्लास क्या होता है, मोडाइल क्लास इज द क्लास इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो ग्रुप डेटा में क्या होता है, क्लास इंटरवल की फॉर्म में होते हैं नंबर्स। सो ऐसा क्लास इंटरवल जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको मोडाइल क्लास बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दैट इज मोडाइल क्लास। तो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मोडाइल क्लास। तो मान लो हमारे पास मोडाइल क्लास है 10 से 20, सो दिस इज द मोडाइल क्लास ऑफ द डेटा। ठीक है, ये ऐसी क्लास इंटरवल है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मान लो। ठीक है, तो इस क्लास इंटरवल में, इस मोडाइल क्लास में लोअर लिमिट कौन सी है, दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट। जो पहला नंबर होता है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, जो छोटा नंबर होता है, और जो दूसरा होता है, जो बड़ा वाला नंबर होता है, उसको अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो मोडाइल क्लास की लोअर लिमिट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडाइल क्लास, मतलब मोडाइल क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी वो होती है F1। ठीक है, F0 क्या है, F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मोडाइल क्लास। सो मोडाइल क्लास से पहले पिछली क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F0 बोलते हैं। तो मान लो ये मोडाइल क्लास है और इससे पिछली क्लास होगी लेट से 0 to 10, तो ये इससे पिछली क्लास इंटरवल है, ये मोडाइल क्लास है और इससे पिछली क्लास तो यही है। तो इस वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको F0 बोलते हैं। प्रीसीडिंग मतलब पिछला, तो मोडाइल क्लास ये है, इससे पिछले क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको F0 बोलते हैं। ठीक है, F2 क्या है, F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास ऑफ द मोडाइल क्लास। सो मोडाइल क्लास से अगले क्लास इंटरवल की विच विल बी 20 to 30, तो ये मोडाइल क्लास से अगली क्लास इंटरवल है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको F2 बोलेंगे। ठीक है, मोडाइल क्लास से पिछली क्लास की, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को F0 बोलते हैं, मोडाइल क्लास से अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी को F2 बोलते हैं, और मोडाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। देन H क्या होता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल का जो साइज है, तो यहाँ पर देख सकते हो साइज क्या है इनका, इनके बीच का गैप कितना है। सो 0 से 10 के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है। 10 से 20 के बीच में कितना गैप है, 10 का गैप है। तो साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज 10। सो साइज को, क्लास साइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। L इज द लोअर लिमिट of the modile class, F1 is the frequency of modile class, F0 is the frequency of the preceding class of the modile class, divided by 2 into F1, तो मतलब 2 into frequency of modile class minus F0 preceding class, ठीक है, minus F2 into H क्या है, class size। ठीक है, so this is the formula for calculating the mode of the group data। mode होता क्या है, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। ओके, लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मीडियन। तो हमने मीन देख लिया, मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। तो मीडियन होता क्या है, मीडियन ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जो सबसे बीच में आ रही है। तो एक डेटा को, एक गिवन डेटा को जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, तब अरेंज करने के बाद उस डेटा में जो सबसे मिडल वाला जो नंबर है, जो सबसे मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है, उसको मीडियन बोलते हैं। नाम से ही पता कर सकते हैं, मीडियन मतलब सबसे मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन अ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा का मीडियन हम कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, L प्लस इन द ब्रैकेट n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F ब्रैकेट क्लोज इनटू H। अब इस फॉर्मूला में ये L, N, CF ये क्या है, सो ये यहाँ पर गिवन है। सो L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है दैट इज़ L। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे आएंगी, जब सारी फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड कर देंगे, जब सारी FI को, FI क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, जब सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगी। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को
हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। CF क्या है? CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से पिछली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको CF बोलते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जब हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं ये मैंने वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास से पिछले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF बोलते हैं, ठीक है। देन F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है इट इज F। H क्या है? क्लास साइज, ठीक है। तो क्लास का जो साइज आएगा, क्लास इंटरवल के बीच का जो गैप है दैट इज क्लास साइज, जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है? L is the lower limit of the median class plus n/2. n क्या है? number of observations. So number of observation divide by 2 minus CF. CF क्या है? Cumulative frequency of the class preceding the median class divided by F. F क्या है? Frequency of the median class bracket close into H. H क्या है? Class size, ठीक है। So this is the formula for calculating the median of group data. तो इस चैप्टर में मेनली यही था, हाउ टू कैलकुलेट द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। सो आई होप आपको इस चैप्टर के भी सारे फॉर्मूलाज अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सो वी हैव फिनिश्ड आवर वीडियो ऑल मैथ्स फॉर्मूलाज फॉर टर्म 2 एग्जाम्स। सो हमारे टर्म 2 एग्जाम्स में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सभी चैप्टर्स के मैंने फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लिया, दोबारा हमने उनको डिस्कस कर लिया, और सारे फॉर्मूलाज को एक ही वीडियो में डिस्कस करने का मेरा यही मोटिव था कि हम सभी को दोबारा रिवाइज कर पाएँ, बिकॉज एज यू ऑल नो फॉर्मूलाज एंड थ्योरम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैथ्स। अगर आपको सारे फॉर्मूलाज और थ्योरम्स अच्छे से याद हैं, उनकी एप्लीकेशन अगर आपको आती है, देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन मैथ्स। और ऑल्सो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी फॉर्मूलाज के लिए एक अलग से स्पेशल डायरी बनाएं जिसमें सारे फॉर्मूलाज और थ्योरम्स को लिखो, और जैसे जैसे क्लास वाइज फॉर्मूलाज बढ़ते जाएंगे हमारे, तो उसी डायरी में उन सारे फॉर्मूलाज को ऐड ऑन करते हुए जाओ और बार बार उन्हें रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, सो दैट यू कैन ईजिली अप्लाई दोज फॉर्मूलाज एज वेल। So that's all for this video. So मिलते हैं अगले वीडियो में which will be of the revision series. So thank you so much.